नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने मुस्लिम आक्रमणों के अंतर्गत तुर्क आक्रमणों की चर्चा की थी। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था वो सुबुक्तगिन था और उसके पश्चात महमूद गजनवी ने भी लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे और उसके पश्चात मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किए। तो मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किए उस समय दिल्ली और अजमेर का जो शासक था वह पृथ्वीराज चौहान था, जिसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है और इतिहास में यह राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूर देवी था। सोमेश्वर की मृत्यु के पश्चात 11 वर्ष की अल्पायु में ही पृथ्वीराज साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, परंतु उसकी अल्प अवस्था के कारण से उसकी माता कर्पूर देवी ने सेनापति भुवनमल और प्रधानमंत्री कदम्बवास के सहयोग से 1 वर्ष तक शासन कार्य संभाला और 1 वर्ष के पश्चात पृथ्वीराज ने स्वयं शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। परंतु शासक बनने के पश्चात पृथ्वीराज के समक्ष कुछ चुनौतियां थी, कुछ अड़चने थी जिन्हें दूर करना आवश्यक था। तो जो पृथ्वीराज के समक्ष जो चुनौतियां थी उनमें सबसे पहली चुनौती ये थी कि उसे अपने स्वजनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। इसका जो चाचा था अपर गांगे वह स्वयं शासक बनना चाहता था। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे स्वजन थे जो शासन सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते थे, तो उनका सामना करना हो। दूसरा, पड़ोसी राज्यों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। उस समय पड़ोसी राज्य भी राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठा करके और पृथ्वीराज के साम्राज्य पर अधिकार करना चाहते थे। और तीसरी जो चुनौती थी वो थी विदेशी आक्रमणकारियों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना। तो ये 3 चुनौतियों का सामना पृथ्वीराज ने किया और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया। इसके लिए पृथ्वीराज ने सबसे पहले दिग्विजय नीति का अनुसरण किया। दिग्विजय नीति के अंतर्गत उसने अपने पड़ोसी राज्यों को विजित करने की नीति अपनाई थी, परंतु दिग्विजय नीति के अनुसरण से पूर्व उसने सर्वप्रथम अपने स्वजनों के विरोध का सामना किया। इसके अंतर्गत उसका जो चाचा था अपर गांगे वह स्वयं शासक बनना चाहता था, उसे पराजित करके और उसे मौत के घाट उतार दिया पृथ्वीराज ने। इसके पश्चात अपर गांगे का छोटा भाई जो था नागार्जुन, उसने भी विद्रोह कर दिया, परंतु पृथ्वीराज ने उसके विद्रोह को भी दबा दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे उसने अपने स्वजन के विद्रोह को दबा दिया। इसके पश्चात उसने 1182 ईस्वी में गुड़गांव और हिसार के आसपास रहने वाली जो उपद्रवी जाति थी बढ़ानक, उन्हें भी उसने पराजित किया। इस प्रकार से 1182 में उसने बढ़ानकों का दमन किया। इसके पश्चात उसने दिग्विजय नीति को अपनाया और इस दिग्विजय नीति के अंतर्गत उसने अपने पड़ोसी राज्यों को विजित करने की नीति अपनाई थी। सबसे पहले 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध के अंतर्गत परमर्दी देव के 2 प्रसिद्ध सेनापति थे आला और उदल, वो दोनों मारे गए। इस प्रकार से परमर्दी देव को 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने पराजित कर दिया और अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय से भी पृथ्वीराज का संघर्ष हुआ। भीम द्वितीय जो था और पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष का इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं। चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू की एक राजकुमारी थी इच्छिनी, जिससे विवाह को लेकर के और पृथ्वीराज और भीम द्वितीय के बीच शत्रुता थी। जबकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुजरात अर्थात भीम द्वितीय और पृथ्वीराज के जो साम्राज्य थे उनकी सीमाएं आपस में मिलती थी और दोनों ही शासक महत्वाकांक्षी थे, इसलिए उन दोनों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी था। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज रासो कुछ अलग कह रहा है जबकि गोपीनाथ शर्मा कुछ अलग बता रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कारण हो सकते हैं कि इच्छिनी से विवाह को लेकर के शत्रुता भी हो सकती है और साम्राज्य की सीमाएं तो मिलती ही थी, इसलिए दोनों की महत्वाकांक्षाएं भी इस शत्रुता को बढ़ावा देती थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वीराज
कन्नौज पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। कन्नौज का उस समय जो शासक था वो गढ़वाल शासक जयचंद्र था। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच दिल्ली के अधिकार को लेकर के आपसी शत्रुता थी और इस शत्रुता के कारण ही दोनों में संघर्ष अवश्यंभावी हो गया था। परंतु पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज प्रेम करता था और इसी प्रेम के वशीभूत होकर के और पृथ्वीराज ने संयोगिता का बलपूर्वक अपहरण करके उससे विवाह कर लिया था, जिससे जयचंद्र जो था वो पृथ्वीराज से काफ़ी नाराज हो गया था और उससे शत्रुता मोल ले ली थी। तो इस प्रकार से यह माना जाता है कि जयचंद्र ने ही पृथ्वीराज के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट हम जो हमारा लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच जो संघर्ष हुआ उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आपकी स्टोरी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।